के सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उसको न्याय दिलाया जाए और न्याय बहुत लंबा ना हो, न्याय बहुत जल्दी मिले और सही न्याय मिले। इसी के लिए आज यहाँ के तमाम एडवोकेट, मेरे भाई बहन सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे बीच में सिमरन जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं, हमारे बीच में रवीश डेडा जी हैं और बहुत सारे एडवोकेट सब देख रहे हैं अपनी अपनी भावनाओं के साथ, अपने अपने जज्बे के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रवीश डेडा जी, आप क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार से? निकिता तोमर को और उसके परिवार को न्याय दिया। जो ये निर्ममहत्या हुई है, उसके जो पीछे जो कारण बताए गए हैं, जो दिखाया जा रहा है, हम सभी जानते हैं उस लड़की के साथ क्या हुआ। उस लड़की की उम्र, निकिता तोमर की 20 साल थी, बीकॉम की वो छात्र थी और जिस तरीके से उसकी दिन दहाड़े हत्या की गई, इन चीज़ों से पता लग रहा है कि कोई भी लड़की कहीं भी किसी भी स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सेफ नहीं है। हम चाहते हैं, जो लोग हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई और कानून लाए जिससे हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की सेफ्टी रहे। दिन दहाड़े जो हत्या हुई है, हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि निकिता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। धन्यवाद। ये थे रवीश डेडा जी की जारी कोर्ट से। और मैं और कुछ लोगों से बात करूं, इसमें सिमरन जी हमारे साथ हैं। सिमरन जी, आप महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं। एक आंदोलन के रूप में आपने अपने को डाल दिया है और लोग मानते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी महिला के साथ कुछ अन्याय होता है तो सिमरन सडोरा वहाँ खड़ी है। और सिमरन सडोरा को मैं बता दूं कि वो अकेली नहीं है, वो एक अपने आप में एक आंदोलन है। वो जहाँ खड़ी हो जाती हैं, महिलाओं के लिए पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाती हैं। सिमरन जी, आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं? लेकिन इसको फिर और आगे से ऐसे कुछ प्रोविजन होने चाहिए कि लड़कियाँ सेफ फील करें। मैं तो कहती हूँ प्रोविजन है तो बहुत सारे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रही। गर्ल्स आर नॉट सेफ, क्योंकि ऐसे अगर ऐसे ही चीज़ें बढ़ती गई तो फिर गर्ल्स की सेफ्टी का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन। तो ये थे सिमरन सडोरा जी और इनकी आपने डिमांड सुनी, इनकी आवाज़ सुनी। हमारे बीच में मशहूर क्रिमिनल लॉयर दीपक शर्मा जी हैं। मैं चाहूँगा कि दीपक शर्मा जी, आप ये बताएं कि वहाँ एविडेंस के तौर पर क्लियर वीडियो है जिसमें सरेआम गोली मारी जा रही है और कोई एविडेंस मैं समझता हूँ शायद ऐसा इतना सटीक एविडेंस किसी केस में दुर्लभ होता है। और इतने एविडेंस मिलने के बाद अब इसके ट्रायल को आप किस ढंग से समझते हैं कि इसको कितनी जल्दी खत्म हो जाना चाहिए और इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसको जो न्याय दिलाने में बाधा आ सकती है? देखिए, जहाँ तक ट्रायल की बात रही या वीडियो फुटेज की बात रही, तो उसका एक प्रोसेस है जिसको अपना जो जर्नी है, जो रूट है, उसको ट्रैवल करना पड़ता है और ट्रैवल करके एक लॉजिकल एंड तक पहुँचता है। ये नहीं है कि अगर आपको CCTV फुटेज मिल गई है और आप उसके बेसिस पे आप आज ट्रायल स्टार्ट करें और कल खत्म कर दें। और रही बात स्पीडी ट्रायल की या नए कानून बनाने की, तो कोई भी नया कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास कानून इतने हैं। ज़रूरत है तो उसका पालन करने की, उन अथॉरिटीज़ को उनको एग्जीक्यूट करने की। 309 के अंदर CRPC के अंदर प्रोविजन दिया गया है कि जब भी आप किसी सेशन ट्रायल केस के अंदर चार्जेस फ्रेम करेंगे तो आप डे टू डे हियरिंग उस पर चलाएंगे। लेकिन हम देखते हैं रूटीन प्रैक्टिस के अंदर ये कभी नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा कि ये प्रोविजन जब ऑलरेडी है तो हम इनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं। और CCTV फुटेज के बेसिस पे आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वो एक कॉर्पोरेटिव एविडेंस हो सकती है, लेकिन एक्सक्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकती। तो उसके लिए अलग से चार्जशीट आएगी। चार्जशीट के बाद उसमें प्रॉपर उसकी स्क्रूटनी चलेगी, उसमें चार्जेस फ्रेम होंगे और फिर उसके बाद एविडेंसेस होंगे और फिर वो ट्रायल कंक्लूड होगा। बस इसके अंदर मेरी गवर्नमेंट से या सरकार से या कोर्ट से यही एक रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर डे टू डे हियरिंग का प्रोविज़न करके और उसको स्पीड अप किया। तो डे टू डे हियरिंग के लिए क्या सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है या अपना सुमोटो भी वो डे टू डे चला सकते हैं? ना तो इसमें किसी हायर कोर्ट की ज़रूरत है, ना ही कोई सुमोटो की ज़रूरत है। इसके अंदर ऑलरेडी 309 CRPC के अंदर हर कोर्ट को पावर दी गई है कि वो उसके अंदर मैटर जो है, एक बार जब एविडेंस स्टार्ट हो जाएगी तो जब तक उसमें एविडेंस पूरी कंक्लूड नहीं होती है वो मैटर अर्जेंट नहीं होगा लंबी डेट के लिए।
जी, तो ये था कानूनी पहलू जिसके तहत उस मरहूम हमारी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। और हमारे बीच में वरिष्ठ एडवोकेट राणा जी हैं। मैं चाहूँगा कि राणा जी भी अपने इसमें थोड़ा टेक्निकली एज पर लॉ पॉइंट ऑफ व्यू और एक जन भावना के तहत दोनों बातें हमें बताएं कि किस तरीके से इसमें न्याय जल्दी मिल सकता है और हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। लीगल तरीके से अगर देखें तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो है लोकल प्रशासन जो है इसे ज़्यादा देखता है। अगर वो इसको फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करता है जैसे लॉ में प्रावधान किए तो उसमें कुछ एनजीओ भी आ सकती है व्यक्तिगत तौर पर आदमी हम लोग जिनमें नागरिक इसमें अच्छा अपना रोल अदा कर सकते हैं। और वो सारी की सारी चीज़ें जो है आजकल अगर हमें लगता है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो RTI के जरिए हम इन सब की प्रोग्रेस को मालूम कर सकते हैं। लेकिन इस सब को करने के लिए कहीं ना कहीं जो है कंसंट्रेट करना पड़ता है इस सब काम करने के लिए, और वो सब काम करने के लिए लीगल एडवाइज़र भी बहुत ज़रूरी अच्छा होना चाहिए जो ये सारी की सारी जो है ज़रूरतें लॉ के पूरी होती है समय समय पर, और एक अच्छा जल्दी न्याय मिल सकता है जिसके लिए हम पब्लिक को या आम आदमी सबका व्यक्तिगत रूप से मिल जाता है। और मैं चाहता हूँ सब इसको पूरा करें और तभी जो है ये इस पर एक प्रेशर बनता है जो बहुत ज़रूरी है प्रशासन को सही तरीके से काम करने के लिए और जन भावना को जागृत करने के लिए। समाज में हमको किस तरह जागृति लानी है, ऐसे घृणित जो है ये अपराध आइंदा भविष्य में ना हो, या इस पर एक ऑटोमेटिकली हर व्यक्तिगत तौर पर इंसान महसूस करे कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये जो सरासर न केवल अपराध है, जघन्य अपराध है, बार्बरिक है और जंग में महसूस नहीं होना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम 2020 में जी रहे हैं, हम सबका व्यक्तिगत रोल बन जाता है, समाज की जिम्मेदारियाँ बन जाती हैं जिसको हम सबको निभाने में और एक दूसरे की मदद करने में साथ देना है। तो राणा जी ने बहुत अच्छे विचार अपने रखे, किस तरीके से इसमें न्याय मिल सकता है, क्या हमारा रोल रहना चाहिए, क्या समाज का रोल रहना चाहिए, क्या सरकार का रोल रहना चाहिए और किस तरीके से कोर्ट को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए जन भावनाओं को देखते हुए और इस अपराध की जघन्यता को देखते हुए। बिल्कुल सही राणा साहब ने अपने विचार रखे। हमारे साथ 20 जारी कोर्ट के ही युवा नेता श्री सुनील द्विवेदी जी हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें। द्विवेदी जी। सर मेरे हिसाब से तो सबसे ज़रूरत यह है कि सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब तक हम अपनी माँ और बेटी बहन को अपना नहीं समझेंगे तब तक ये समस्या होती रहेगी। और रही बात ना की तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होगा तब तक ये जो है जो गलती भरी हुई है लोगों के दिमाग में वो दूर नहीं हो सकता। इसके लिए ये है कि हम हर बेटी हर बहन को अपनी बेटी अपनी बहन अपनी माँ समझेंगे तो ये चीज़ों से बच सकते हैं। तो वो चीज़ें अभी लोगों के मन में भरने की जरूरत है। मेन चीज़ यही है। हमारे बीच में युवा एडवोकेट और लेडीज़ की प्रॉब्लम्स को बहुत बखूबी विभिन्न पटलों पर रखने वाली एक एडवोकेट प्रियंका अनेजा हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें। प्रियंका। ये कहना चाहूँगी महिलाओं को लेकर जो भी अत्याचार होते हैं किसी भी तरीके का, उसके लिए गवर्नमेंट को कोर्ट को डिग्री को सबको एक लॉ बनाना चाहिए जिसमें क्राइम्स करने वालों को स्ट्रिक्ट इंस्टेंट रिएक्शन मिला जाए, चाहे वो हैंग टिल डेथ हो या कुछ भी हो। फांसी आपको
है, किस तरीके से उनके अंदर एक आक्रोश है और इस आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं अपने अपने तरीके से सभी लोग। और सभी की एक साझा डिमांड है कि इसमें बहुत जल्दी न्याय मिले, डे टू डे बेसिस पे इसकी हियरिंग हो। और मैं योर माइंड ओपनर चैनल के माध्यम से अगर कोई मेरी बात इस बात को सुन रहा है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश में जगह जगह अपराध होते हैं। हाथरस में हुआ, बरेली में हुआ, कर्नाटका में हुआ और अब ये बल्लभगढ़ में हुआ। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उन चीजों को केवल अपनी पॉलिटिकल एंगल से देखती हैं। अगर कहीं सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेसियों में हलचल मचती है और वो हलचल के साथ वहाँ दलबल लेकर पहुंच जाते हैं। और अगर कहीं कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कोई घटना होती है तो बीजेपी वाले पहुंच जाते हैं। वो वहाँ भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो न्याय की बात नहीं करते हैं। ये एक दुर्भाग्य है। और इस तरह की बातों को, इस तरह के अपराधों का राजनीतिकरण करना और इस तरह के अपराधों पर, इस तरह की हत्याओं पर राजनीतिक रोटियां सेकना एक शर्म की बात है। वकील समुदाय, चाहे वो 30 जारी कोर्ट का हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट का हो, चाहे पूरे देश का हो, इन सब चीजों को बहुत पुरजोर शब्दों में निंदा करता है और इसकी घोर बर्तरसना करते हुए बोलता है कि इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति राजनेताओं को नहीं करनी चाहिए। न्याय सबको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी धर्म की मानने वाली हो। अगर कहीं अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ असगर साहब हैं, मैं इनसे चाहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इनके भाई का भी एक कत्ल हुआ था 2010 में। ये न्याय के लिए न्यायालय के जो है चक्कर काटते हैं बेचारे। और क्योंकि इस अपराध में भी 2 धर्म विशेष का समागम है, तो एक आरोप लगता रहा है कि यदि कहीं इस तरह का अपराध होता है तो कुछ खास पार्टियां केवल इसलिए मौन रहती हैं कि उनका वोट बैंक उन्हें खिसकता नजर आता है। आपका क्या कहना है? अपराधियों को बिल्कुल जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। किसी की माँ बहन के साथ गलती हुई है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फांसी भी ऑर्डर 2010 में मेरे भाई का कत्ल हुआ। आज तक अपराधी बाहर घूम रहे हैं। अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। कोर्ट कचहरी चक्कर काटते काटते मेरा एक दूसरा भाई एक्सपायर हो गया, ये शहीद हुआ है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं घर की, इसमें अभी तक कोई नहीं मिला। 2010 से मैं चक्कर मैं टांग से हड्डी क्या तो आपने सुना कि जाति, धर्म, प्रदेश, ये सब इसमें आड़े नहीं आना चाहिए। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। और हम सब वकील समुदाय के लोग पुरजोर अपील करते हैं सरकार से, पुरजोर दरख्वास्त करते हैं उन जजेस से जो इस केस की सुनवाई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी न्याय मिल सके वही अच्छा हो। वही हमारी भावनाएं हैं। ओवर।